एवरीवन, अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कंटिन्यू करेंगे और आज करेंगे चैप्टर 6, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश 1200 टू 1500। यू नो द बुक इज रिटन बाय AC Bogg एंड गॉट पब्लिश्ड इन 1935। कुछ बेसिक फैक्ट्स तो हमें पता होने ही चाहिए ना किताब के बारे में। इससे पहले हमने चैप्टर 5 कवर किया है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बारे में और सब्जुकेशन ऑफ इंग्लिश के बारे में 1066 से 1200 तक का पीरियड। और चैप्टर 4 में हमने कवर किया था फॉरेन इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश। आप हिस्ट्री की ये पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं जहां पर अभी तक के सभी चैप्टर्स एडेड होंगे और ये पूरा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगी। सिर्फ हिस्ट्री पर कॉन्सेंट्रेट मत करिए, आपको पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, ऐसे यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 20% क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री से आएंगे फॉर श्योर, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी टॉपिक्स को आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। राइट आप में से कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि ये सब तो होता रहेगा, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, ऐसे हमें हिस्ट्री कवर करवा दीजिए। हिस्ट्री में मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस MCQs जो हैं वो हिस्ट्री से आते हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उसके लिए आप बाकी पार्ट को मिस कर दें जहां से अप्रॉक्सीमेटली 80% क्वेश्चंस आते हैं। दैट इज समथिंग नॉट डन। चेंजिंग कंडीशंस आफ्टर 1292 टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। राइट अब हम 93rd से शुरू करेंगे। चेंजिंग कंडीशंस आफ्टर 1200। As long as England held its continental territory and nobility of England were united to the continent by ties of property and kindred, a real reason existed for the continued use of French among the governing class in Ireland. अब एक तरीके से ना एक सैंडविच बन रहा था इंग्लिश और फ्रेंच, इन दोनों लैंग्वेजेस का। right but shortly after 1200 conditions changed. England lost an important part of its position abroad and the nobility gradually relinquished their continental estates. A feeling of rivalry developed between the two countries, accompanied by anti-foreign movement in England and culminating in the 100 Years' War. 1200 के बाद 100 Years वॉर शुरू होने वाली थी, एक वॉर जो कि बहुत ही हिस्टोरिकल इवेंट बन गई इन द हिस्ट्री ऑफ द होल वर्ल्ड। नॉर्मेंडी की बात करते हैं। नॉर्मेंडी एक प्रोविंस था नॉर्थ वेस्ट फ्रांस में अंडर एंशियन रेजीम, जो कि लास्ट हुई थी, जो कि कंटिन्यू हुई थी 18th सेंचुरी तक भी। मेनलैंड नॉर्मेंडी वॉज इंटेग्रेटेड इनटू द किंगडम ऑफ फ्रांस इन 1204। नॉर्मेंडी को इंटीग्रेट कर लिया गया किंगडम ऑफ फ्रांस में 1204 में, एंड द रीजन वाज बैडली डैमेज्ड, डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द 100 Years' War एंड द वॉर ऑफ रिलीजन। ऑल्दो 100 Years' War और वॉर ऑफ रिलीजन थोड़े बाद की बातें हैं, लेकिन 1204 में जो कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ था उसी का इम्पैक्ट आता रहा इंग्लैंड और फ्रांस के रिलेशनशिप पर। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा अभी जान लेते हैं और 100 Year War को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं। 100 Years' War was actually from 1337 to 1453. एग्जैक्ट मैथ्स अगर करें तो पूरा 100 नहीं होगा, बट पॉपुलरली इट इज कॉल्ड 100 Years' War. It was the name given to the protracted conflict between France and England from 1337 to 1453. बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, जो कि आपको आ सकता है कौन सी कंट्रीज के बीच में थी, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक थी। फ्रेंच किंग्स जो इन्वॉल्व थे, फिलिप 6, जॉन 2, चार्ल्स 5, चार्ल्स 6, चार्ल्स 7, और इंग्लैंड किंग्स एडवर्ड 3, रिचर्ड 2, हेनरी 4, हेनरी 5, हेनरी 6। फ्रेंच वॉर्स ऑफ रिलीजन के बारे में भी जान लेते हैं। इट रेफर्स टू द पीरियड ऑफ सिविल वॉर बिटवीन फ्रेंच कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, जो कि 1562 से लेकर 1598 तक चला। इससे रिलेटेड भी आपको MCQ क्वेश्चन आ सकता है। फ्रेंच वॉर्स ऑफ रिलीजन कब से कब तक। चलिए अपने मेन टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। 94th चैप्टर हम कर रहे थे लॉस ऑफ नॉर्मेंडी। John, by name John Lackland, 1166 to 1216, King of England from 1199 to 1216, in a war with French King Philip II, he lost Normandy and almost all of his other possessions in France. तो ये वो किंग थे जिन्होंने अपनी सारी पोजेशंस लूज कर दी थी। He was the King of England from 1199 to 1216. After Norman conquest, a large number held lands in both countries. बहुत सारे conquest का impact ये हुआ कि दोनों countries में लोगों के lands होने लगे।
It might be difficult for some of the English nobility to say whether they belonged more to England or to the continent of France. By a decree, by an order of 1204-5, the King of France announced that he had confiscated यानी कि कब्जा कर लिया है the land of the several great barons, बहुत royal people, royal position, including the Earls of Vergennes, Arundel, Leicester and Clarence, of all those knights who had their abode in England. तो फ्रांस के किंग ने डिक्लेयर किया कि मैंने इंग्लैंड के सभी रॉयल लोगों को कॉन्फिस्केट कर लिया है और उनके लैंड पर कब्जा कर लिया है. फ्रेंच ने इस कॉन्क्वेस्ट के बाद अपने आप को रीइंफोर्स करना शुरू कर दिया इस लैंड पर, इंग्लैंड के लैंड पर. At the very time when the Norman nobility was losing its continental connections and had been led to identify itself wholly with England, the country experienced a fresh invasion of foreigners, this time mostly from the south of France. The invasion यानी कि आक्रमण began in the reign of King John. In 1236, Henry's marriage to Eleanor of Provence brought a second stream of foreigners to land. New queen ने inherit किया among other blessings 8 maternal uncles and a generous number of more distant relatives. तो हेनरी के बारे में जानते हैं पहले थोड़ा सा. हेनरी III एक्चुअली 1207 से लेकर 1272 तक इनका लाइफ स्पैन था, ऑल्सो नोन एज हेनरी ऑफ विंचेस्टर, वॉज द किंग ऑफ इंग्लैंड, लॉर्ड ऑफ आयरलैंड एंड ड्यूक ऑफ Aquitaine from 1216 till his death in 1272. 1236 में हेनरी की मैरिज हुई टू एलिनोर ऑफ प्रोवेंस, हु ब्रॉट अ सेकेंड स्ट्रीम ऑफ फॉरेनर्स टू इंग्लैंड. तो क्वीन की वजह से भी बहुत सारे फॉरेनर्स इंग्लैंड में आ गए. नई क्वीन के बहुत सारे मिटर्नल अंकल्स और बहुत सारे डिस्टेंट रिलेटिव्स थे. मेनी ऑफ देम केम टू इंग्लैंड एंड वर रिचली प्रोवाइडेड फॉर. तो इंग्लैंड के किंग की शादी अगर किसी फ्रांस की क्वीन से होती है और फ्रांस की क्वीन अपने साथ अपने सारे रिश्तेदारों की एक पूरी आर्मी लेकर आती है, तो अपने आप ही फॉरेनर्स आ जाएंगे उस पर्टिकुलर लैंड पर. तो हेनरी ने शादी की एलेनोर से जो कि फ्रेंच थी. हेनरी के ब्रदर रिचर्ड ने शादी की सेंशिया से जो कि एलेनोर की ही सिस्टर थी. It was Eleanor of Provence who arranged a marriage between her sister Sensia and her brother-in-law Richard, 1st Earl of Cornwall. So Henry's own brother Richard, Earl of Cornwall, for example, being married to the Queen's sister, everywhere ecclesiastical dignities were given to strangers. तो धीरे धीरे बहुत से रिलेटिव्स आने शुरू हुए और जितने भी राइट्स थे चर्चेस में, एडमिनिस्ट्रेशंस में, धीरे धीरे स्ट्रेंजर्स को जाने लगे. समटाइम्स टू रिवॉर्ड फेवरेट, समटाइम्स टू प्लीज द पोप. तो ऐसा किया जाने लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से इंग्लैंड और इंग्लिश पीपल हैंडल नहीं कर रहे थे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा फ्रेंच इंटरवेंशन आ चुका था. किंग हेनरी ने बहुत ज़्यादा फेवर करना शुरू कर दिया था अपने सभी रिलेटिव्स को, और इसी वजह से सभी इंग्लिश लोगों में जो कि बहुत जेनरेशन से यहाँ पर रह रहे थे, जिन्होंने इंग्लिश अफेयर्स में इतने सालों से पार्टिसिपेट किया था, अपने आप को इंग्लिश मैन कंसिडर करते थे. उनको लगा कि ये न्यू कमर्स आए और इनको इतनी हाई प्रोफाइल पोजीशंस मिलती जा रही हैं. दे हैव जस्ट फ्लॉक टू इंग्लैंड टू बास्क इन द सन ऑफ हेनरीज फेवर. ऐसा कैसे हो सकता है? तो सब में एक नेशनलिज्म की फीलिंग अराउज हुई. नेशनलिज्म का फील तो आ गया लोगों के दिलों में, लेकिन एकदम से तो सारे फॉरेनर्स को हटाया नहीं जा सकता ना. इट टेक्स टाइम. फ्रेंच कल्चर धीरे धीरे ग्रो कर रहा था. फ्रेंच कल्चरल एसेंडेंसी इन यूरोप, दैट वी विल स्टडी नाउ. द स्टिमुलस गिवन टू द यूज ऑफ फ्रेंच इन इंग्लैंड बाय फॉरेन एडिशंस टू द अपर क्लास coincides smoothly with other circumstances tending to same direction. धीरे धीरे फ्रेंच को इंपॉर्टेंस दी जाने लगी होगी. This was the wide popularity that the French language enjoyed all over civilized Europe in 13th century. फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत पॉपुलराइज कर दिया गया और हाई क्लास लोगों की लैंग्वेज मानी जाने लगी. At this time, France was commonly regarded as representing chivalrous society in its most polished form. फ्रांस एक ऐसी कंट्री, ऐसी सोसाइटी माना जाने लगा जहां पर कि बहुत बहादुर लोग हैं और बहुत एक बेंचमार्क कंट्री, बेंचमार्क प्लेस है. And the French language was an object of cultivation at most of the other courts of Europe, just as it was in 18th century. और कोर्ट की लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज धीरे धीरे फ्रेंच होने लगी.
फ्रेंच कल्चर कैसे ग्रो कर रहा था उसके एग्जाम्पल देखते हैं। ब्रेनेटो लैटिनी द मास्टर ऑफ डेंटे, डेंटे के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा होगा, बहुत पॉपुलर राइटर हैं एंशियंट टाइम के। इन एक्सप्लेनिंग वाई ही रोट हिज ग्रेट इंसाइक्लोपीडिया ले ट्रेजर इन फ्रेंच। तो डेंटे जैसे ग्रेट पर्सनैलिटी के भी टीचर ब्रेनेटो लैटिनी, उन्होंने कहा कि मैंने फ्रेंच में क्यों लिखा, उसकी वजह देखिए। एंड इफ एनी वन शुड आस्क वाई दिस बुक इज रिटन इन रोमांस according to the language of the French, seeing that I am Italian, I should say that it is for two reasons. One, because I am now in France. मैं तो एक रीज़न ये है कि मैं फ्रांस में रहता हूँ. And the other, because that speech is the most delectable and the most common to all people. तो डेंटे के मास्टर ब्रेनेटो लेटिनी, उनकी लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो फ्रांस में सब लोग फ्रेंच लैंग्वेज को काइंड ऑफ वर्शिप कर रहे थे. इट हैड बिकम अ वेरी कॉमन एंड वर्शिपेबल एंड मोस्ट यूजेबल लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल. तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है. ये बुक या एनसाइक्लोपीडिया किसने लिखा है? हुज मास्टर वॉज ब्रेनेटो लेटिनी. ऑल्दो फ्रेंच को बहुत ज़्यादा पॉलिश और पब्लिसाइज किया जा रहा था, लेकिन इंग्लैंड में इंग्लिश अभी भी बची हुई थी. पर हम कह सकते हैं कि कल्टिवेटेड लैंग्वेज तो बन चुकी थी. फ्रेंच बिजनेस में, एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ की जाने लगी थी, लेकिन पार्लियामेंट में अभी भी कुछ हद तक इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था. अब एक और बुक की बात करते हैं जिसको उस टाइम पर एनसाइक्लोपीडिया कंसिडर किया जाता था. 1275 से 1300 के आसपास कहीं लिखी गई होगी. An encyclopedic poem on biblical subject, बाइबल से related subjects थे. Shortly or before 1300 it was written. We may detect a mild but nonetheless clear protest against the use of French. इसमें हमें completely एक patriotic viewpoint नजर आता है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए. काफ़ी लंबी पोइट्री है, 30,000 लाइन्स है और बहुत ही अच्छे आर्टिस्टिक स्किल्स के साथ लिखी गई है. फ्रेंच लैंग्वेज धीरे धीरे अपनी पहचान खो रही थी. उतनी एडॉप्शन नहीं हो रही थी फ्रेंच लैंग्वेज की. स्पेसिफिकली चर्चेस और यूनिवर्सिटीज़ फ्रेंच को डिस्कार्ड कर रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. इंग्लिश ही सब लोग एक्सेप्ट कर रहे थे. बड़े ही पेट्रियाटिक, बड़े ही नेशनलिज्म की फीलिंग आ चुकी थी सब में. लेकिन लास्ट डेकेड में बेनेडिक्टिन मॉनेस्ट्रीज ने एक मेथड अपनाया. कैंटरबरी और वेस्टमिंस्टर में उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ फॉरबिड कर दिया, बैन कर दिया. फ्रेंच लैंग्वेज के 4 डिफरेंट डायलेक्ट्स पॉपुलर हो गए थे इंग्लैंड में. नॉर्मन, पिकर्ड, बर्गेंडियन एंड द सेंट्रल फ्रेंच ऑफ पेरिस. तो ये 4 अलग अलग एक्सेंट डायलेक्ट्स माने जाते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के. अब बढ़ते हैं हम 100 ईयर वॉर की तरफ. लॉन्ग पीरियड ऑफ ओपन हॉस्टिलिटी विद फ्रांस 1337 टू 1453. 100 ईयर वॉर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बहुत इंटरमिटेंट स्ट्रगल थी बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रेंच और कंटिन्यूस रही फॉर मोर देन 100 ईयर्स. 116 साल अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से सोचा जाए तो. At the time, France was the richest, largest and most populous kingdom of the Western Europe, and England was the best organized and closely integrated Western Europe state. It began when Edward III इन्वेडेड फ्लैंडर्स इन 1337. बिगिनिंग ईयर जो था ना, एडवर्ड III ने इन्वेड किया सबसे पहले इन ऑर्डर टू असर्ट हिज क्लेम टू द फ्रेंच क्राउन. किंग एडवर्ड III of England, provoked by French attacks on lands he owns in France, decides upon a desperate gamble. He declares himself king of France, arguing that he can legally claim the French throne through line of descent via his mother Isabella of फ्रांस. तो इसाबेला के सन होने की वजह से अपने आप को किंग एडवर्ड ने किंग ऑफ फ्रांस डिक्लेयर कर दिया. अब देखते हैं कि धीरे धीरे कैसे मिडिल क्लास ग्रो होने शुरू हुए. आज वी हैव सीन द इम्पोर्टेंस ऑफ अ लैंग्वेज इज लार्जली डिटरमिन्ड बाय द इम्पोर्टेंस ऑफ द पीपल हु स्पीक इट. अगर कोई लैंग्वेज बहुत हाई प्रोफाइल लोगों के द्वारा ही बोली जाती है तो बड़ी ही रिस्पेक्टफुल वे में उस लैंग्वेज को देखा जाएगा. और लैंग्वेज ज़्यादा स्प्रेड होती है जबकि कॉमन लोग, बिकॉज कॉमन लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, अगर कॉमन पीपल स्पीक अ पर्टिकुलर लैंग्वेज तब इस एक लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज माना जा सकता है. During the later part of the Middle English period, the condition of the laboring classes were rapidly improving. The process by which these changes were being brought about was greatly accelerated by an event that occurred in the year 1349.
In the summer of 1348, there appeared in the southwest of England the first cases of a disease that in its contagiousness and fatality exceeded anything previously known. तो एक डिसीज आया 1348 में 1349 तक बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया, जिसने पूरे इंग्लैंड को इतना इम्पैक्ट किया जितना आज तक किसी भी डिसीज ने नहीं किया था. हम अपने कोविड का एग्जाम्पल ले सकते हैं. कुछ रजिस्टर कुछ रिकॉर्ड शो करते हैं कि 30 से 40% तक लोग मर गए थे इस डिसीज से और इसको ब्लैक डेथ कहा जाने लगा. मोर्टेलिटी रेट इतना ज़्यादा हाई था स्पेसिफिकली लोअर लेबर क्लासेस में कि लेबर क्लास की डिमांड बहुत बढ़ गई, उनकी वेजेस बहुत बढ़ गई और उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया. अब थोड़ा सा पुराने टाइम में जाते हैं. अभी तो हम 1349 के ब्लैक डेथ की बात कर रहे थे. 1250 में जाकर देखते हैं कि इंग्लैंड में क्या ग्रोथ चल रही थी. लंदन और यॉर्क जैसे टाउन्स थे जहाँ पर 1000 से 5000 तक की पॉपुलेशन थी. फ्री टाउन्स थे, सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज थी यहाँ पर, इलेक्टिंग देयर ओन ऑफिसर्स, असेसिंग टैक्स, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था और अपने केसेस अपने कमर्शियल अफेयर्स को खुद ही हैंडल करते थे. तो धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक लेवल पर लाइफ बेटर हो रही थी ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी. धीरे धीरे लोगों को इंग्लिश की इम्पोर्टेंस समझ आ रही थी और फ्रेंच को वो फॉरेनर्स की तरह ट्रीट कर रहे थे. General adoption of English in the 14th century. As a result of the plague, English must have also made its way more rapidly in the monasteries, as we know it did in schools and probably elsewhere. प्लेग के बाद बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी थी और इंग्लिश स्पीकर्स जितने भी बचे थे अपनी लैंग्वेज को और प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे स्कूल्स में और मोनेस्ट्रीज में. 47 monks and the abbot died at St. Albans in 1349. तो बहुत से prominent positions के churches के लोग मर चुके थे. Their places were filled by the men who often knew no other language than English. We may judge of the situation from the words of chronicler Knighton. Chronicler Knighton ने खुद ही कहा है किस बात को, let us see. But within a short time, a very great multitude of men whose wives had died of the pestilence flocked to holy orders, of whom many were illiterate and almost sheer lay folk, except in so far as they could read, though not understand. ऐसे भी लोग थे जो बिल्कुल इलिटरेट थे और ऐसे भी थे जो पढ़ना जानते थे लेकिन उनको ये समझ नहीं आता था कि पढ़ क्या रहे. तो फ्रेंच लोग बेसिकली हाई प्रोफाइल पोजीशन से और चर्चेस की पोजीशन से हट चुके थे और अब वही लोग इन पोजीशंस पर आ रहे थे जो कि सिर्फ इंग्लिश जानते थे. इंग्लिश अब धीरे धीरे कोर्ट्स की, देखिए चर्चेस में तो आ ही गई इंग्लिश. मोस्ट ऑफ दी हाई प्रोफाइल प्रीस्ट जो थे वो फ्रेंच लैंग्वेज के थे, दे हैड डाइड और उनकी जगह इंग्लिश स्पीकर्स ने ले ली थी. उसी तरीके से कोर्ट्स और स्कूल्स में भी इंग्लिश लैंग्वेज पॉपुलराइज धीरे धीरे होने लगी. तो फ्रेंच लैंग्वेज को धीरे धीरे नॉर्मल कंडक्ट से बाहर कर दिया गया. कॉमन लोग भी और इवन कोर्ट पीपल, स्कूल्स एंड चर्चेस सब ने इंग्लिश को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया. एक पर्सन जॉर्ज डनबर ने ये भी लिखा है कि मैं अपनी चीज़ें इंग्लिश में लिखता हूँ, अपने लेटर्स इंग्लिश में, क्योंकि मेरी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है. फ्रेंच लैंग्वेज रह गई थी कल्चर और फैशन की. When French went out of the use as a normal common language, spoken language in England, not only was its sphere more restricted, but the reasons for its cultivation changed. अब फ्रेंच क्यों एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर, उसके रीजन बदल गए थे. In the first decade of the 15th century, John Barton wrote a Donnet Francois, a treatise intended for adults who wish to learn French. अब फ्रेंच सिर्फ एक ऐसी लैंग्वेज रह गई थी कि एज अ सेकेंड लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं तो सीख लीजिए. French had been for so long the mark of privileged class that such cultivation of it as persisted in this century and in after times was prompted largely by the feeling that it was the language of culture and fashion. लैंग्वेज को देखिए इग्नोर किया गया लेकिन फ्रेंच लोगों ने आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया. दे स्टार्टेड प्रोपेगेटिंग कि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल लैंग्वेज है, सब लोग नहीं जानते इस लैंग्वेज को, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ कल्चर एंड फैशन. इंग्लिश तो एक ऑनरेबल लैंग्वेज बन गई थी धीरे धीरे. एंड लुक एट अस, हम लोग भी इंग्लिश को कितना ज़्यादा वर्शिप करते हैं. सभी लोग सीखने की कोशिश तो करते हैं कि प्रॉपर अच्छे से इंग्लिश बोलना, लिखना, समझना, सुनना आ जाए.
The last step that the English language had to make in its gradual ascent was its employment in writing. लोगों ने अच्छे से इंग्लिश को बोलना सीख लिया था, कोर्ट्स में यूज की जाने लगी थी, चर्चेस में यूज की जाने लगी थी, स्कूल्स में यूज की जाने लगी थी. अब क्या रह गया, बचा हुआ क्या रह गया कि स्पोकन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब राइटिंग होनी चाहिए इस लैंग्वेज में. ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की राइटिंग, लिटरेचर की राइटिंग, और सबसे अच्छे एग्जाम्पल हमें मिलते हैं विल्स की राइटिंग में, वसीयत. इंग्लिश letters first occur among the Paston letters and in the stoner correspondence between 1420 and 1430. इन years के बीच में हमें English letters का correspondence मिलता है. After 1450, English letters are everywhere in the rule. सबसे बड़ा एग्जाम्पल इन प्रोमिनेंट किंग्स की विल, वसीयत, हेनरी 4, हेनरी 5, हेनरी 6, इनकी विल्स जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में हैं. मिडिल इंग्लिश लिटरेचर की बात करेंगे अब. The literature written in England during the Middle English period reflects fairly accurately the changing fortunes of English. अब राइटर्स ने लिटरेचर भी लिखना शुरू किया ना. जब एक लैंग्वेज में लिटरेचर लिखा जाता है, नॉवेल्स, बुक्स, पोइट्रीज, तब माना जाता है कि लैंग्वेज फ्लरिश कर रही है. तो यही हुआ. अब धीरे 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 करके इंग्लिश लैंग्वेज में लिटरेचर लिखा जाने लगा, और फ्रेंच ऐसा समझा जाता था कि सिर्फ अपर क्लास उसको अंडरस्टैंड करते हैं. आप थोड़ा सा बेसिक लिटरेचर देख लेते हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का. क्वेश्चंस यहाँ से आने के चांसेस हैं. आउल एंड द नाइटिंगेल, ईयर आपको क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ऑथर तो एनोनिमस है. बहुत ही लॉन्ग पोइट्री है, अ लॉन्ग पोम इन विच टू बर्ड्स, आउल एंड द नाइटिंगेल, एक्सचेंज देयर व्यू पॉइंट्स अबाउट द फैशन. Owl and the Nightingale is a 12th or 13th century Middle English poem detailing a debate between Owl and Nightingale as overheard by the poem's narrator. पोम के नरेटर ने इस तरीके से लिखा है जैसे कि उन्होंने आउल और नाइटिंगेल के बीच का कोई कॉन्वर्सेशन सुना हो. डिबेट पोइट्री का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है. दैट कैन बी ए क्वेश्चन. और सबसे बड़ा नाम तो जेफरी चौसर का ही है, जिन्होंने इस टेक्स्ट कैंटरबरी टेल्स, इस पोइट्री को जिसमें कि 17,000 लाइन्स हैं, इसको लिखकर एक इतिहास कायम किया और बेंचमार्क टेक्स्ट माना जाता है. हो सकता है कि ये टेक्स्ट ना होता तो हम सब शायद इंग्लिश को इतनी इम्पोर्टेंस देते ही नहीं. यही एक वर्शिपेबल टेक्स्ट आया था जिसके बाद हर कॉमन इंसान ने इंग्लिश को बहुत ज़्यादा बेंचमार्क की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया. पीपल इवन लर्नड इंग्लिश टू अंडरस्टैंड दिस टेक्स्ट. So much was the popularity of Canterbury Tales. और एक और टेक्स्ट है Troilus and Cressida, that is also written by Geoffrey Chaucer. Canterbury Tales, Troilus and Cressida. इस पीरियड के और इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट हैं पियर्स प्लॉमन, रिटन बाय विलियम लैंगलैंड, एंड बाइबल बाय जॉन वाइक्लिफ, एंड सम अननोन नरेटर हु रोट सर गेविन एंड द ग्रीन नाइट, एंड द पॉपुलर पोइट्री पोल. आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर रेगुलर एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जाती है. चैप्टर 6 हमारा कवर हो चुका है. अब हम करेंगे चैप्टर 7 बहुत ही जल्दी. चैप्टर 7 बहुत बड़ा है, इसको 2 या 3 पार्ट्स में कवर करना पड़ेगा, बट स्टिल वट एवर इज बीइंग टोल्ड प्लीज डू नोट मेकिंग.